हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप एवरीथिंग इज गुड एंड फाइन। तो भाई आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाले लेक्चर में हमने बात किया हुआ था कि मोल्स क्या होता है। हमने ये बात किया हुआ था कि सर मोल्स कैलकुलेशन कैसे करते हैं। लास्ट में जाते जाते हमने मोल्स के एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने भाई सब कुछ पढ़ा हुआ था, तो सब कुछ पढ़े हुए थे बच्चे, ठीक है। इस वाली क्लास में हम मोल्स को थोड़ा और आगे कैरी ऑन करेंगे, थोड़ा और पढ़ेंगे। उससे पहले जो है एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन को एक बार देखते हैं और समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या बताना चाह रहा है अपने को, ठीक है, क्या समझाना चाह रहा है। तो देखो भाई, ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, इधर भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। अच्छे से सुनना, अच्छे से देखना कैसे होता है क्वेश्चन। देखो, अगर हम बातें करें, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन की, तो हमारे पास देखा 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ध्यान सुनना, ये हमारे पास क्वेश्चन है 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सर फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया गया है, तो इसको निकालने का तरीका होगा। एक तो सर हमारे पास क्वेश्चन जो होता है बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सर मोल्स की बात करो ना, सीधा मोल्स की। सर मोल्स क्या होता है? गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाल सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट का? काउंट करो। सर मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का, तो कैल्शियम का हमारे पास होता है 40, कार्बन का हमारे पास 12, और ये हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन का 16, 16 इंटू 3, तो टोटल हमारे पास हो जाएगा 16 इंटू 3 प्लस 12 प्लस कैल्शियम का है ना 40, तो टोटल ये अराउंड बनेगा 100। क्या बनेगा? 100। कैलकुलेट करो एक बार, ठीक है। तो आप यहां से डायरेक्ट क्या निकाल सकते हो? मोल्स निकाल सकते हो। अगर आपको मोल्स निकल गया तो नंबर ऑफ एंटिटीज से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या निकल जाएगा? मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे, ठीक है, टोटल मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। तो बेसिकली क्वेश्चन कहां से कहां घूम रहा है और कैसे चल रहा है, इस बात का ध्यान देना। स्टेप बाय स्टेप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ध्यान सुनना, सर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेरे को दिया गया है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मुझे दिया गया है। अच्छा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दिया गया है सर, तो अब मैं क्या करूंगा? सर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दिया गया है, तो हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब नंबर ऑफ एंटिटीज की बात हो रही है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, स्टैंडिंग से बात करते हैं, सबसे स्टार्टिंग मेथड से बात करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है किससे? सर अच्छा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, किसका निकालना है ये भी बात करते हैं। सर कैल्शियम कार्बोनेट की बात चल रही है, तो हमारे पास क्या रखा? 100 ग्राम रखा। अपने पास क्या रखा? 100 ग्राम। अगर एक मॉलिक्यूल होगा, एक मॉलिक्यूल होगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट का एक का क्या होगा? सर वो 100 यू। क्या होगा? 100 यू। सर यू में है तो इसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? सर 100,000 ग्राम डिवाइड बाय 100 इंटू 1.66 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 24 ग्राम, ठीक है। ग्राम से ग्राम गया, सर यहां से 2 जीरो, यहां से 2 जीरो, तो बचा क्या? 10। 10 इंटू, सर ये क्या होगा? 1 अपॉन 1.66। 10 इंटू 1 करोगे तो 1 अपॉन 1.6। अब तो समझ गए होगे आप लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा Na। क्या हो जाएगा? 10 Na, ठीक है, 10 Na। इसकी जगह पे आप ये भी समझ सकते, सर Na की जगह पे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ऐसे लिख सकते हैं। तो आपने क्या निकाला एक्चुअल में? सर ये हमारे पास अमाउंट था, और उस अमाउंट को Na के साथ मल्टीप्लाई करके आपने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में निकाला, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब सर जो मोल होगा, उस मोल को हम टोटल नंबर ऑफ, ध्यान सुना, टोटल नंबर ऑफ अमाउंट, या फिर बोल सकते हैं एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ एंटिटीज निकाल सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एंटिटीज निकाल सकते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 10 Na। एक और तरीका, ये हमारे पास मेथड नंबर 1 हो चुका, मेथड नंबर 1 हो चुका, ठीक है। आप क्या कर सकते हो? सर मोल निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? मोल। मोल कैसे निकलता है? मोल गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना दिया गया? सर गिवन मास हमारे पास दिया गया है 1000 का, ठीक है। मोलर मास दिया गया हमारे पास 100, ठीक है, 1000, और ये हमारे पास, ठीक है, Na। तो अब मुझे बताना, जब इसको सॉल्व करोगे तो ऑब्वियस सी बात सर ये 10 होगा, और 10 को जब आप Na से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि एक मोल की बात कर रहा है, तो एक मोल से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 10 Na होगा। सिंपल सी कहानी है। तो आप चाहो तो इधर से यहां देख सकते हो, ये बड़ा आसान मेथड, ये आपके पास एक अप्रोच है, एक ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, ये आपके पास यार आसान मिल रहा, ठीक है। लेकिन अगर किसी बच्चे को ये तो पता है, ये तो पता है, ठीक है, 10 Na कर सकते हो, बाकी आप अगर ग्राम और यू में फंस गए तो भाई दिमाग अगर इसको नहीं पता होगा तो फंस जाएगा ना। तो इसीलिए ये क्वेश्चन लिया गया है, देखना है। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल इन 100 यू। अच्छा, अब की बार नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो हमारे पास दिया गया है 1000 U। अभी भी कैल्शियम कार्बोनेट है, तो सर ये तो हमारा क्या होगा 100, और 100 क्या होगा 100 U। सिंपल कहानी है 100। सर U से U गया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 10। सर इस 10 को ध्यान सुना, 10 को जब Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10 Na, एक मोल का अमाउंट हमारे पास आ जाएगा, एक मोल का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। एक मोल पे कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोलेंगे सर 10 Na, ठीक है। लेकिन एक तो अप्रोच हमारे पास ये हुआ गिवन डिवाइड बाय मोलर, गिवन डिवाइड बाय मोलर, यही किया अपने, गिवन डिवाइड बाय मोलर यही किया, ठीक है। एक और अप्रोच ले सकते हैं, सर अगर मैं इसको ग्राम पे लूं, ठीक है, ग्राम पे लूं, अच्छा तो इसको आप अगर करना चाहते हो कर सकते हो। वैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये 100 U इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, आप ऐसे कन्वर्ट करके दोनों कन्वर्ट कर सकते हो, आप दोनों को एक साथ कन्वर्ट भी कर सकते हो, कर सकते हो। अगर ये करोगे तो फिर से 10 आएगा, फिर एंटिटी से मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो। तो हालांकि देखा जाए, ध्यान सुना, मेरे बताने का क्वेश्चन मतलब ये है कि अगर चाहे वो ग्राम में दिया हो या फिर चाहे आपको यूनिफाइड मास में दिया हो, तो आपको ये कन्वर्ट करने आना चाहिए, कन्वर्ट करने आना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी बात है, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी बात है। तो एक फंडा आपको ध्यान रखना है, ध्यान सुनो इधर मेरे भाई, अच्छे से सुनना, एक फंडा आपको ध्यान रखना है। सर अगर मेरे को मोल दिया है, अच्छे से सुनना, अगर मेरे को मोल दिया है तो मोल से मैं नंबर ऑफ एंटिटी निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा सर, मैं Na का डिवाइड जो नंबर का मल्टीप्लाई करके क्या निकाल सकता हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एंटिटीज, नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकता हूं। तो सर अगर मैं मोल से मैं मल्टीप्लाई करता हूं Na का, तो यहां से मिल जाएगा नंबर ऑफ एंटिटीज, नंबर ऑफ एंटिटीज मिल जाएगा, कितने सारे एंटिटीज हैं, नंबर ऑफ एटम है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ आयन से, ये सब मिल जाएगा, ठीक है। और सर अगर मैं मोल से बात करता हूं किसकी, क्या निकालने का, मोलर मास निकालने का, या फिर मैं मोल्स निकालने की बात करता हूं, मोल्स निकालने की बात करता हूं, और मेरे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन मास, देखो गिवन मास में वो दिया हुआ है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या गिवन मास अपने को दिया गया हो क्वेश्चन, तो सर मैं इससे क्या निकाल सकता हूं, मोल्स निकाल सकता हूं। कैसे मोल्स निकालेंगे सर, गिवन मास डिवाइड बाय क्या कर देंगे, मोलर मास mm, ठीक है, mm कर देंगे, मोलर मास कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, मोल्स निकल जाएगा। अच्छा सर इसका मतलब अगर मुझे यहां से यहां आना है तो क्या करना पड़ेगा, मोलर मास का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मोलर मास का मल्टीप्लाई करोगे, मोलर मास मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा। सर Na से मैंने यहां जाने के लिए Na का मल्टीप्लाई किया, लेकिन इधर से यहां आने के लिए मुझे Na का क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेशन करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फंडा आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पे याद रखना है इसको, ठीक है, अच्छे से दिमाग में ध्यान रखना है। इस फॉर्मूला से बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम लोग बात, ठीक है। सर मोल्स दिया गया है तो मोल से मुझे ये निकालना है, तो मल्टीप्लाई mm, मोलर मास, ठीक है। यहां से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, तो क्या निकलेगा, मोल्स निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास एक बहुत बेहतरीन सा फॉर्मूला बनकर तैयार हुआ है, इसको ध्यान रखना। और हमने इस क्वेश्चन के थ्रू ये समझा कि कैसे ये फॉर्मूला हम बना सकते हैं, और हम बनाए भी हैं, ये कोई रट्टाफिकेशन नहीं, एकदम दिमाग में ध्यान रखना है कैसे चलता है, ठीक है, समझ में आ रही बातें। तो ये हम लोग यहाँ पे पढ़ रखे। नेक्स्ट इसके बाद ध्यान से, नेक्स्ट इसके बाद जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो होगा एटॉमिसिटी का ही एक दूसरा वेरिएंट, जहां पे हम बात करते हैं कि अपने पास कोई कंपाउंड दिया होगा, तो उस इंडिविजुअल कंपाउंड में एक उस इंडिविजुअल एटम का एटॉमिसिटी कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे कि जैसे मैं अगर बात करूं, मेरे पास AB3 करके कोई मॉलिक्यूल रखा, इमेजिन करो, है ना, हमारे पास AB3 करके कोई मॉलिक्यूल रखा, उस AB3 मॉलिक्यूल में अगर मैं A की एटॉमिसिटी निकालना चाहता हूं, B की एटॉमिसिटी निकालना चाहता हूं, तो वो कैसे निकलेगा, इंडिविजुअल A की इंडिविजुअल B की निकालना चाहता हूं, ठीक है, वो कैसे निकलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले सर आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें मोल्स कितने हैं। इमेजिन करो कि इसके 2 मोल्स हैं, ठीक है, इस मॉलिक्यूल के हमारे पास कितने मोल है, 2 मोल है। तो एटॉमिसिटी ऑफ कैसे निकाल सकते हैं, एटॉमिसिटी ऑफ या फिर मोल्स ऑफ, एटॉमिसिटी बोल सकते हो या फिर मोल्स बोल सकते हो। तो बेसिकली हम निकालते कैसे हैं, मोल्स ऑफ AB3, जितने मोल्स AB3 के होंगे, ठीक है, इनटू एटॉमिसिटी ऑफ A। अगर हम ये कर दें, तो ऑब्वियसली बात है अपने पास क्या निकल जाएगा, अपने पास निकल जाएगा मोल्स ऑफ A निकल जाएगा। इससे क्या निकल जाएगा भाई,
मोल्स ऑफ ए निकल जाएगा। ठीक है, यहां पर बात करते हैं, अगर मुझे मोल्स ऑफ बी निकालना है तो एटॉमिसिटी मोल्स ऑफ AB3 इंटू एटॉमिसिटी ऑफ बी, ये कर देंगे तो इससे क्या निकल जाएगा बताओ, मोल्स ऑफ बी उनके निकल आएगा। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूं दोस्तों, ध्यान से बात करिए, अगर एक कंपाउंड दिया, एक मॉलिक्यूल दिया, उस मॉलिक्यूल में इंडिविजुअल किसी एक का मोल्स कैलकुलेट करना है, ठीक है, मोल्स कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिसिटी ऑफ दैट एटम, उस एटम की एटॉमिसिटी से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिल जाएगा, मोल्स ऑफ ए। ठीक है, मोल्स ऑफ ए। एक क्वेश्चन मान लो, चलो मेरे पास कोई KMnO4 की कोई सब्सटेंस आया, KMnO4, मैं चाहता हूं कि मैग्नीज की एटॉमिसिटी और ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी होगी, तो सर मैग्नीज की एटॉमिसिटी बताओ, एक ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी बताओ कितना होगा, तो आप क्या करोगे, सर इसमें पहले ये बताओ KMnO4 के मोल्स कितने हैं, तो मैं बोलता हूं KMnO4 के 2 मोल्स हैं, 2 मोल ऑफ KMnO4 रखा है, तो 2 मोल्स ऑफ KMnO4 में सर ये हो जाएगा 2, मैग्नीज कितनी अमाउंट में रखा और एटॉमिसिटी कितनी, 1, तो हो जाएगा 2 into 1, इट मींस 2 मोल्स ऑफ मैग्नीज। क्लियर है बात दोस्त, क्लियर है बात, बढ़िया। ठीक है, तो ऑक्सीजन की बातें करते हैं, ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी यहां पे हमारे पास क्या है सर 4, तो 4 into हो जाएगा 2, 8, तो 8 मोल कितने हैं हमारे, 8 मोल KMnO4 में ऑक्सीजन के है, 2 मोल्स KMnO4 में हमारे पास मैग्नीज के है। पोटेशियम भी निकाल सकते हैं, पोटेशियम कितने पास हमारे पास होंगे, 2, पोटेशियम के भी हमारे पास कितने होंगे सर, पोटेशियम का निकालना चाहते हो तो पोटेशियम क्या हो जाएगा 2 into 1, इट मींस 2। ठीक है, तो ये हमारे पास मोल्स कैलकुलेट करने के तरीके हो गए, बहुत आसान से तरीके, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान पर रखना है। अच्छा, इससे एक क्वेश्चन रिलेट करवाता हूं, ध्यान देखना, इससे क्वेश्चन रिलेट करवाता हूं जिससे चीजें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है ना आपकी और बेहतरीन होगी और बहुत अच्छे तरीके से होगा। अच्छे से सुनना है, ध्यान से देखना है भाई। क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन फाइंड आउट द वेट ऑफ, देखो मैं, चलो ठीक है, फाइंड आउट द क्वेश्चन, ठीक है, फाइंड आउट द वेट ऑफ, या फिर परसेंटेज वेट ऑफ, फाइंड आउट द परसेंटेज वेट ऑफ कैल्शियम, फाइंड आउट द, हाँ चलो ठीक है, फाइंड आउट द परसेंटेज वेट ऑफ कैल्शियम in its 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसी पे और लिखता हूं मैं, चीजें और क्लियर करना चाहता हूं एक ही स्लाइड के अंदर, देखना ध्यान से। फाइंड आउट द परसेंटेज वेट ऑफ कैल्शियम इन 250 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल। बस मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ चेंज किया है क्या, वेट, मैंने चेंज किया है वेट, इधर 250 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, यहाँ पे 100 ग्राम ऑफ क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, मैं सिर्फ वेट चेंज किया हूं। आपको क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, दोनों में निकालना है, परसेंटेज निकालना है। अच्छा सुनो, परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज आप निकालते कैसे, ये बताओ मुझे। आपके बोर्ड्स का परसेंटेज कैसे निकला हुआ है, सर हमने टोटल मार्क्स, जो टोटल एग्जाम जो दिया था, कितने मार्क्स का, मान लो 600 का, 500 का, आपने 500 का एग्जाम दिया था, उसमें से आपके जो है 250 नंबर आ रहे हैं सर, आधे इतने भी बुरे नहीं है ठीक है, तो ये आपके आधे नंबर आ रहे हैं, फिर आधे नंबर को आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो 100 का, तो इसी तरीके से निकलता है परसेंटेज, इधर निकलता है। तो आप कभी वेट निकालना चाहते हो तो क्या होगा, परसेंटेज निकालना चाहते हो वेट का, तो टोटल वेट डिवाइड बाय गिवन वेट डिवाइड बाय टोटल वेट इनटू 100, ये आपके पास हो जाएगा, ये आपके पास परसेंटेज हो जाएगा। मोल्स निकालना चाहते हो, गिवन मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स इनटू 100, तो मोल्स परसेंटेज निकल जाएगा। वॉल्यूम परसेंटेज निकालना चाहते हो सर, तो गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू 100, तो ये आपका जो है वॉल्यूम परसेंटेज निकल जाए। तो बेसिकली ये आपके परसेंटेज निकालने का बहुत बेसिक फंडा है, ठीक है। आपको परेशान नहीं होने के, सर परसेंटेज कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज कैसे होगा, है ना, मास परसेंटेज कैसे होगा, वेट परसेंटेज कैसे होगा, ये सब मोल परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ये सब बहुत 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 छोटी बात है भाई, ठीक है। दिमाग रखना है आपको, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कैसे होता है परसेंटेज निकालने, तो आता है सबको, आता है, हाँ ओके ठीक, आता होगा।
ठीक है, देखो ध्यान से। अगर आपको सॉल्यूशन निकालना है, फाइंड आउट द परसेंटेज वेट ऑफ कैल्शियम इन इट्स 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल। अच्छा, तो आपके पास दिया गया है 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल। अगर मैं पूछूं मेरे भाई ये बताओ मोल्स कितने हैं, तो आप क्या बोले सर मोल्स की बात करते हो कैल्शियम कार्बोनेट के, तो हमको तो पता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। सर गिवन मास दिया गया है 100 ग्राम। सर मोलर मास क्या होता है, सर ये भी तो आपका 100 होता है, आपने बताया था मुझे, है ना, आपने तो बताया था। तो सर कितने होंगे मोल्स, मोल्स हमारे होंगे सर ये होगा 1 मोल। कितने होंगे 1 मोल। इधर ही साथ साथ कर देता हूं, देखना ध्यान से। अगर आप इधर की बात करो मेरे भाई, देखो मोल्स की बात करता हूं, मोल्स क्या होगा सर गिवन मास 250 डिवाइड बाय गिवन मास, मोलर मास कितना होगा सर 100 इज इक्वल टू 2.5 मोल। देख लो भाई इधर क्या आएगा 2.5 मोल। अच्छा आपने अभी इन सभी के मोल्स निकाल दिया, ध्यान सुना, अगर आपने इन सभी के मोल्स निकाल दिए, मैं आपसे पूछूं अमाउंट ऑफ या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ, तो क्या करूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताना है, बताओ किसकी निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैल्शियम बताना है मुझे आपको। तो हम हमारे पास कैल्शियम कितने, एक सर, तो 2.5 इंटू एटॉमिसिटी क्या कर देंगे कैल्शियम का, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम निकल जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एंटिटीज, ये सब निकल जाएंगे। ठीक है सर, नंबर ऑफ ऑक्सीजन बताना है, तो एक काम करते हैं 2.5 इंटू 3, लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था, ठीक है, तो 3 कर देंगे तो क्या हमारे पास बन जाएगा नंबर ऑफ एटमसिटी बन जाएगी, फिर नंबर ऑफ एटम्स निकल के आ जाएंगे। सिंपल सी कहानी है, ये कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हमारा काम अभी के लिए क्या है, परसेंटेज वेट निकालना। अच्छा आपके पास मोल्स तैयार है, ध्यान सुना, इधर आपके पास 2.5 मोल्स, इधर आपके पास 1 मोल्स। अगर आपके पास मोल्स तैयार है तो क्या आप मेरे को मोल्स ऑफ कैल्शियम निकाल सकते हो, ये पूरे कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स है, तो क्या सिर्फ आप इंडिविजुअल कैल्शियम के मोल्स निकाल सकते हो, तो सर सिंपल कहानी है, आपको इंडिविजुअल मोल्स निकालने हैं, तो मोल्स ऑफ कैल्शियम निकालना है। सर कैल्शियम के मोल्स निकालने आपने सिखाया था AB3 वाले मामले से सर, तो 1 मोल आपके पास दिया गया है। सर कैल्शियम कितने हैं इसमें, सर कैल्शियम 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है कितना आएगा 1 मोल ऑफ कैल्शियम आएगा। कैल्शियम में कितने मोल है 1, कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मोल में 1 मोल हमारे पास क्या है कैल्शियम है। ठीक है, सेम चीजें मैं निकालना चाहता हूं मोल ऑफ कैल्शियम निकालना चाहता हूं, मोल ऑफ कैल्शियम, तो क्या होगा 2.5 इंटू क्या हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 2.5 मोल। सर ये तो सेम चीजें हो गई, ये तो हमारे पास क्या हो गई सेम चीजें हो गई। ये देखो सर यहाँ पे 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में 1 मोल क्या रखा कैल्शियम रखा, 1 मोल सॉरी 2.5 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम कितना रखा 2.4 मोल रखा, तो हमने इंडिविजुअल मोल्स निकाल लिए। सर अब बताना अगर मैं आपसे कैल्शियम का परसेंटेज पूछूं, कैल्शियम का परसेंटेज पूछूं तो कैसे निकालोगे सर, अब बताना ध्यान से सुनो, परसेंटेज निकालना, परसेंटेज वेट, तो परसेंटेज वेट के लिए क्या चीज होगा, आपको टोटल वेट आपको निकालना है, टोटल वेट डिवाइड बाय गिवन वेट या फिर वेट ऑफ कैल्शियम या फिर वेट ऑफ कैल्शियम इनटू 100। सिंपल कहानी है, दिमाग लगा, जब परसेंटेज निकालना है ऐसे ही करना है, तो मुझे तो टोटल वेट पता होना चाहिए। सर कैल्शियम कार्बोनेट का टोटल वेट तो आपने दे रखा है, कितना है 100, कितना है 100। सर वेट ऑफ कैल्शियम निकालना है मुझे, वेट ऑफ कैल्शियम। सर रुको 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 रुको, वो वेट ऑफ कैल्शियम हमने पढ़ रखा है, वेट आपने बोला था मोल, इधर ही लिखा था मोल, और इधर आपने बताया था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सर गिवन मास, इसका मतलब ये गिवन मास, तो मेरे को गिवन मास निकालना है ना, हाँ मोल्स दिया है, गिवन मास निकालना है, बता क्या करना पड़ता था सर, यहाँ पे मोलर मास का मल्टीप्लाई। सर इसका मतलब मेरे पास 1 मोल दिया गया है, तो अगर मैं गिवन मास निकालना चाहता हूं, है ना, गिवन मास निकालना चाहता हूं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस निकालना चाहता हूं, तो 1 मोल इनटू सर मोलर मास ऑफ कैल्शियम। सर कैल्शियम का, सिर्फ कैल्शियम का मोलर मास कितना होता है, कैल्शियम का मोलर, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक मास 40, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई 40, तो ये हो जाएगा 40 ग्राम। ध्यान सुनना, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 40 ग्राम, 40 ग्राम हमारे पास ये आ जाएगा, 40 ग्राम आंसर आएगा। तो बेसिकली आप अब इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो। सर देखो हमारे पास 40 ग्राम आंसर, तो 40 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, तो ये 100 से 100 गया, तो बेसिकली आंसर हमारे क्या जाएगा 40%। इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, ध्यान सुन इधर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में, ठीक है 40% क्या है कैल्शियम है, 40% कैल्शियम है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो क्या करेगा सर, ऑक्सीजन की इंडिविजुअल निकालना है, सेम चीज, 1 मोल दिया है 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 3 मोल हो जाएगा, फिर 3 मोल से ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करेगा मास से, क्या होगा एक ऑक्सीजन का मास 16, कैलकुलेट करना आंसर आ गया।
ठीक है, सिंपल सी कहानी है। तो ये आपके पास हो गया। इधर देखिए, इधर सेम चीज, कैल्शियम ऑफ दिस। तो अगर आप गिवन मास ऑफ कैल्शियम निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे सर? ये निकलता है 2.5 इंटू कैल्शियम का मास कितना हो जाएगा सर? हमारे पास 40। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, ध्यान सुन, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 25 चौका तो हमारे पास हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा 100, ठीक है, 100। तो अब आपको परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज वेट ऑफ कैल्शियम। तो क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 100, 100 डिवाइड बाय 250, सॉरी 100 डिवाइड बाय 250, क्योंकि गिवन मास हमारे पास क्या दिया था 250, इधर 100, सॉरी मैं मेरे से गलती हो रही थी कि मैं यहाँ पे 100 रखा था भाई, 100 100% हो जाता है ना। तो यहाँ पे 250 ग्राम दिया, यहाँ पे 100 था इसलिए मैंने 100 रखा, ठीक है। तो 250 इंटू 100, तो समझ में आ रहा होगा ये चीजें, ठीक है। तो ये 0 से 0 गया, 25 से 4 गया, तो बेसिकली ये 40%। देखो ये भी हमारे पास क्या आया 40%। अच्छा रुको 40%। एक इंपॉर्टेंट बात सर, रुको, आपने बोला परसेंटेज वेट निकालना है, इधर भी परसेंटेज वेट निकालना है, लेकिन इन दोनों के मासेस जो है आपने अलग अलग दिया था, इन दोनों के मासेस आपने अलग अलग दिया था। इधर आप कैल्शियम कार्बोनेट दिए थे, कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम दिया था, इधर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट 250 ग्राम था। दोनों मासेस अलग अलग थे, लेकिन जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन आया है वो हमेशा क्या आया है? एक जैसा आया है। तो काम की बात यह है मेरे भाई, ध्यान सुनना, नोट कर ले। काम की बात यह है कि अगर कभी भी, ठीक है, वेट ऑफ, ध्यान सुनना, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑलवेज सेम। परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होगा? हमेशा सेम होगा, चाहे परसेंटेज कॉम्पोजिशन हमेशा सेम होगा चाहे वेट डिफरेंट हो, ठीक है। वॉट एवर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, चाहे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का वेट या फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कुछ भी हो, लेकिन जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन होगा वो हमेशा क्या होगा? एक जैसा होगा। ध्यान रखना, यहां भी 40% आया, इधर भी 40% आया दोस्त, दोनों के परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होंगे? एक जैसे होंगे, क्योंकि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, कुछ भी हो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परसेंटेज कॉम्पोजिशन दोनों में क्या आएंगे? हमेशा सेम आएंगे। इधर भी 40% कैल्शियम था, इधर भी 40% कैल्शियम रखता है। क्लियर हो गई बातें? बहुत आसान सी बातें थी, बहुत सिंपल तरीके से हमने ये पढ़ा, ये बहुत सिंपल तरीके से हमने बातें किया, ध्यान में रखना है, दिमाग में बता के रखना है चीजों को, ठीक है। खैर चलिए, ये हमने बात किया, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो जल्दी से, ठीक है। चलिए तो हम बातें करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम होगा मोल्स बाय वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में ध्यान सुनना, अभी तक हमने बात किया क्या? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के रेस्पेक्ट में मोल्स कैसे निकाल सकते हैं, अगर मोल्स दिया होता है एंटिटीज कैसे निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास अगर वॉल्यूम दिया हो, अच्छा वॉल्यूम किसका होता है? लिक्विड का। वॉल्यूम किसका होता है? गैस का। तो अगर इस इन केस लिक्विड हुआ, गैस हुआ, तो फिर हम लोग जो है मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो बेसिकली इसके लिए हम लोग एक तरीका निकालते हैं और वो होता है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। वो हमारे पास होता है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या बोलता है कि सर वॉल्यूम, ठीक है, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या बोलता है कि सर वॉल्यूम हमारा, सुनो, अगर कोई भी गैस हुआ, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस बोलता है कि अगर हमारे पास कोई भी गैस हुआ या फिर लिक्विड ही हो सकता है, ठीक है, गैस हुआ तो वॉल्यूम इसी के पास होता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास इक्वल वॉल्यूम हुआ एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम टेम्परेचर या फिर बोलते कांस्टेंट टेम्परेचर या फिर वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर इक्वल हमारा अमाउंट ऑफ वॉल्यूम हुआ तो ऑब्वियस ये बात है नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे? सेम होंगे, ठीक है। क्या बोल समझ में आया? अगर इक्वल वॉल्यूम हुआ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस, लिख सकता हूं आप, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस। अगर हमारे पास कोई भी गैस है, ठीक है, और सारे गैसेस के वॉल्यूम क्या होंगे? इक्वल होंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ अमाउंट, नंबर ऑफ एंटिटीज आर सेम, then number of molecules are same, number of molecules are same at standard temperature and pressure। एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में,
ठीक है। इनका वॉल्यूम क्या होगा, हमेशा सेम होगा। नंबर ऑफ, अगर वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एंटिटीज वर सेम, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। अब आपको जो याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात, आपको जो याद रखना है हम उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। आपको जो याद रखना है हम उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आपके पास टेम्परेचर और प्रेशर की बात चल रही है, ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर की बात चल रही है, टेम्परेचर और प्रेशर के साथ साथ अगर आपसे एक वैल्यू दिया होगा वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस कितना लोगे, वॉल्यूम ऑफ गैस कितना लोगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि टेम्परेचर हमने 298 केल्विन रखा है, केल्विन में कैलकुलेशन करेंगे डिग्री, है ना, और बेसिकली कभी अगर कोई पूछे तो 0 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, ठीक है। 298 नहीं 273, अगर 25 डिग्री सेल्सियस तो हम इसको कर सकते हैं 273 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गई, यहाँ पे 273 केल्विन एंड 0 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर 273 केल्विन एंड 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हुआ, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हुआ, तो ये वॉल्यूम कितना लेना पड़ता है हमको, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। अगर ये 1 बार लेंगे, 1 बार, अच्छा प्रेशर को बहुत सारे तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, बहुत सारे उसके यहाँ होते हैं यूनिट होते हैं, जैसे हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, बार हो गया, पास्कल हो गया, टॉर हो गया, सबके अलग अलग काम आते हैं, ठीक है। फिर फिलहाल आपको जो दिमाग में रखना है, आपको जो दिमाग में रखना है वो होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हुआ तो 22.4 लीटर एंड 1 बार हुआ तो हो जाएगा 22.7 लीटर। तो आपको वॉल्यूम जो होगा गैस का वो इतना लेके चलना है, वॉल्यूम जो होगा गैस का वो इतना लेके चलना है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अगर वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना है, अगर देखो समझो इतना वॉल्यूम ऑफ गैस हुआ, इतना वॉल्यूम ऑफ गैस हुआ तो ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सेम होंगे। समझ, अगर ए एक गैस है, एक बी गैस है, ये 22.4 है, अगर ये 22.4 है, तो इन दोनों के अगर वॉल्यूम सेम है एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर 1 atm प्रेशर पर, ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बी में जितने होंगे उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, ए पे होंगे। बस इतना सा काम है भाई, इतना ही काम करना है, ठीक है। तो अब कहानी हमारे पास निकल गई सारी की सारी। अब अगर आपसे कोई पूछे, ध्यान सुना, अगर आपसे पूछे कि सर मोल्स कैसे निकालते हो, तो मोल्स कैसे निकालते हो आप बोलना, सर मोल्स निकालने के तरीके, अगर मेरे पास वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना है, वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना है मोल से, तो मोल से वॉल्यूम ऑफ गैस निकालने के लिए आपको एक चीज करना पड़ेगा और वो होगा 22.4 या फिर 22.4 से मल्टीप्लाई या फिर 22.7 से मल्टीप्लाई। 24 से मल्टीप्लाई करके जब आपके पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, अगर 1 बार होगा तो 22.7। इसी 1 बार वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, एसटीपी बोलते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। क्या होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। अगर मुझे यहां से यहां जाना है तो ऑब्वियसली बात को क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेशन करना पड़ेगा 22.4 से एंड डिवाइडेड बाय 22.7, और ये आपका क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। इसके अलावा भाई आपने एक और तरीका सीखा है कि अगर यहां से नंबर ऑफ एंटिटीज बतानी है, अगर नंबर ऑफ एंटिटीज बतानी है तो नंबर ऑफ एंटिटीज बनाने के लिए क्या करते हो सर, हम मोल्स का Na से मल्टीप्लाई करते हैं और यहां से आने के लिए क्या करते हैं, डिवाइडेशन ऑफ Na कर रहे होते हैं। सिंपल सा काम है। यहां से अगर मैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से मोल आना चाहता हूं तो सर मोल से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस निकालने के लिए, मोल से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस निकालने के लिए, मोल्स निकालना है तो गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, तो डिवाइड बाय क्या करेंगे, मोलर मास, तो गिवन मास या फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो मोल्स निकालना है, मोल्स निकालना है तो गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास करना पड़ेगा, ठीक है। यहां हमको करेंगे मोलर मास ऐसे, ठीक है। ये जो ग्राफ दिख रहा है, ये जो टी ग्राफ दिख रहा है, टी ग्राफ, ये टी जो पूरा दिख रहा है आपको, इस टी को एकदम ध्यान रखना है, इस टी को, टी जो ग्राफ दिख रहा है, टी मैप जो दिख रहा है आपको, इस टी को बहुत ध्यान रखना। अगर कभी भी क्वेश्चन में मोल्स दिया हो, एंटिटी निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, सर Na से मल्टीप्लाई, अगर एंटिटीज दिया हो तो Na का डिवाइडेशन, वॉल्यूम निकालना है तो सर यहां से यहां वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन, यहां से यहां जाना है तो सर डिवाइड मोलर मास का मल्टीप्लिकेशन। समझ में आ रही बात है? इसको पूरा अच्छे से दिमाग में एक कॉपी में, एक पन्ने पर, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट बना करके, इंपॉर्टेंट हाईलाइटर करके उसको नोट कर लेना भाई। बहुत ज्यादा काम आएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। हम पूरा एक लेक्चर लेके आएंगे 1-1.5 घंटे का, जहां पे इन सारे टॉपिक से जो है अच्छे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे।
ठीक है, हम सारे टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, बस फिलहाल के लिए अभी ये इसको अच्छे से लिख के रखो। समझ में आ रही बात है? तो ये हमारे पास क्लास का टॉपिक हो रखा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ गैसेस निकालने के तरीके हमने बात किया हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास एक टॉपिक हुआ। अच्छा सुन, अगर मेरे पास इसी पे वॉल्यूम्स निकालने पे बात हुआ या फिर कोई डेंसिटी निकालने बोला, तो डेंसिटी निकालने के भी तरीके हमारे पास होते हैं, ठीक है। डेंसिटी निकालने के भी तरीके होते हैं। जैसे मैं बात करता हूं, देखना ध्यान से, डेंसिटी कैसे निकालते हैं। अगर इस पे क्वेश्चंस आया कि कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, कोई सब्सटेंस है उसका आपको डेंसिटी निकालने बोला गया, ध्यान सुनना। अगर कोई डेंसिटी निकालने बोला तो कैसे निकालते हैं? सर पहले ये बताओ, डेंसिटी आपने पढ़ा है? हाँ सर, डेंसिटी तो हमने पढ़ा है, डेंसिटी आपने पढ़ा होगा। डेंसिटी क्या होता है सर? मास बाय वॉल्यूम। सर मास बाय वॉल्यूम हमारा क्या होता है? डेंसिटी। मास बाय वॉल्यूम क्या होता है हमारा? डेंसिटी। अगर मास निकालना है तो सर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इक्वल टू मास। लिख देता हूं भाई, लिख देता हूं, है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहां से रिलेट नहीं कर पाते हैं। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये हमारे पास क्या होगा? मास। अगर मेरे को सर मास निकालना है, सॉरी वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या हो जाएगा? मास बाय डेंसिटी। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने बस खेला कर दिया। यहाँ पे कैसे खेला कर दिया? इसको बस घुमा फिरा दिया है, कभी डेंसिटी को यहाँ, कभी वॉल्यूम को यहाँ, मास को यहाँ, ऐसे कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट डेंसिटी होता है। ये जो दिख रहा है आपको, ये कहलाता है हमारा एब्सोल्यूट डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी, ठीक है, ये अपना होता है एब्सोल्यूट डेंसिटी। इसको आप लोग हर जगह पे यूज करते हो, सॉलिड लिक्विड गैसेस के लिए, ठीक है, डेंसिटी निकालने के लिए आप इसको यूज करते हो। अच्छा लेकिन सर अगर मेरे पास सॉलिड और लिक्विड के लिए, ठीक है, अगर आपके पास गैसेस होगा तो आप डेंसिटी कैसे निकालते हो? अच्छा गैस के लिए, ये तो सॉलिड का आपने बता दिया कि मास बाय वॉल्यूम होगा, है ना, ये आपने बता दिया। लेकिन अगर इन केस इफ ठीक है, हमको बोला कि गैस, डेंसिटी ऑफ गैस अगर आप निकालो, ठीक है, डेंसिटी ऑफ गैस निकालो, डेंसिटी ऑफ गैस ये निकालना है, ठीक है। अगर आपको पूछे कि डेंसिटी ऑफ गैस कैसे निकालता है, डेंसिटी ऑफ गैस के लिए एक स्टैंडर्ड आइडियल सॉल्यूशन मानते हैं ना, सुना। डेंसिटी के लिए हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन लेते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन आप पढ़ोगे, ठीक है, पढ़ोगे, 11th वाले बच्चे आप पढ़ेंगे, ठीक है। सामने क्या होगा हमारे पास? पीवी इज इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये हम लोग चलते हैं। पर पीवी इज इक्वल टू क्या होता है? प्रेशर हो गया, वॉल्यूम, ठीक है, एन मोल्स, आर हमारा गैस कांस्टेंट और टी हमारा क्या होता है? स्टैंडर्ड टेंपरेचर, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यूज होती है, ध्यान रखना आपको, अच्छे से दिमाग में बता करना, कोई ज्यादा टफ काम नहीं है, ठीक है। पीवी इज इक्वल टू सर प्रेशर, वॉल्यूम, एन को कैसे लिख सकते हैं सर? एन इज मोल्स, और मोल्स को लिखने का तरीका होता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, ठीक है। तो अगर मैं मानता हूं गिवन मास W एंड मोलर मास इज M, कैपिटल M, गिवन मास इज W एंड मोलर मास इज कैपिटल M, तो RT ये हो जाएगा। आपको एक चीज बताना है सर, यहां पे अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो हो जाएगा PM, अगर इसका मल्टीप्लाई कर दूं PM, B को नीचे लेके आता हूं तो क्या हो जाएगा? W बाई V। सर मास बाय वॉल्यूम, और सर मास बाय वॉल्यूम, देखो मास बाय वॉल्यूम यही चीज है सर, मास बाय वॉल्यूम, इट मींस ये क्या हो गया? डेंसिटी हो गया। और RT इधर होगा, RT को इधर शिफ्ट कर दूंगा, मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या हो जाएगा? डिवाइडेशन पे, तो बन जाएगा PM बाई RT। तो क्या बना एक्चुअल में सर? ये बना डेंसिटी, और किसी भी चीज की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ गैस, तो इसीलिए हम लोग डेंसिटी ऑफ गैस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? PM बाई RT से। तो ये निकलता है डेंसिटी ऑफ गैस निकालने का तरीका, ठीक है, समझ में आई बातें? तो ये आपकी डेंसिटी निकालने का तरीका हुआ, डेंसिटी ऑफ गैस निकलेगा PM बाई RT से। अच्छा ठीक है सर, ये समझ में आ गया, ठीक है। एक और हमारे पास एब्सोल्यूट डेंसिटी, ये दोनों आप लिक्विड गैसेस के लिए, लिक्विड सॉलिड के लिए, ये हमारे गैसेस के लिए निकाल सकते हो ऐसा, ठीक है। फॉर्मूला हमने डिराइव कर दिया। अगर इन केस कभी आपसे पूछे कि भाई रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? सर रिलेटिव का मतलब रेस्पेक्ट में, किसी के रेस्पेक्ट में हम लोग क्या निकालते हैं? डेंसिटी निकालते हैं। किसी के रेस्पेक्ट में हम लोग क्या निकालते हैं? डेंसिटी निकालते हैं, उसको रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। जैसे हम लोग बात किए थे रिलेटिव एटॉमिक मास, तो कार्बन के 1 एटम के रेस्पेक्ट में हमने क्या निकाले थे? रिलेटिव एटॉमिक मास। तो ऐसे हमारे पास क्या होगा? रिलेटिव डेंसिटी, किसी के रिलेटेड टर्म्स में हम लोग क्या निकालेंगे? डेंसिटी निकालेंगे। ओके ठीक है सर, किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे? सर डेंसिटी ऑफ, कैसे निकालेंगे? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का जो डेंसिटी होगा, किसी भी सब्सटेंस का जो डेंसिटी होगा वो
किसी भी सब्सटेंस का जो डेंसिटी होगा वो क्या होगा हमारे पास, या फिर ऐसे लिखो, डेंसिटी जो होगा मास ऑफ अ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस, है ना। किसी भी सब्सटेंस का जो डेंसिटी होगा वो हमारे पास क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस या फिर मास ऑफ सब्सटेंस, नहीं डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस लिखना सही होता है, मास ऑफ सब्सटेंस नहीं, इसको हम लोग डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। तो किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी जो होगा, ठीक है, किसी के रेस्पेक्ट में जब निकाला जाए उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी, और इसका एक टर्म होता है, इसका एक नाम होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी और इस नॉर्मल डेंसिटी में क्या फर्क होता है, एक बार ध्यान से देखना है, ठीक है। पहले बात हम किसके रेस्पेक्ट में निकाला जाएगा, ये रेस्पेक्ट हमारे पास निकाला जाता है डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये निकाला जाता है डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ये होता है। सर अब समझना, अगर मेरे पास डेंसिटी है, डेंसिटी हमारे पास रखा है, ये मास है, वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम की बात हो रही है सर, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ वाटर मास बाय वॉल्यूम, सर ऑब्वियस सी बात, सर यहाँ पे जो भी चीजें होगी उसके यूनिट तो कट हो जाएंगे ना, उसकी यूनिट क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है मेरे भाई, ध्यान सुनना, ऑब्वियस सी बात है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी में कोई भी यूनिट नहीं होता, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं सर, ये वाला क्या हमारे पास यूनिटलेस होगा, ये हमारा यूनिटलेस होगा। इसमें क्या होता है, यूनिट होता है, इसमें हमारे पास यूनिट होगा और ये अपना क्या होगा, यूनिटलेस होगा। दोनों में सेम चीजें होती है। अगर अब बात करें यहाँ पे डेंसिटी मान लो 1 है, 1 ग्राम पर ml है, इस ग्राफ का 1 ग्राम पर ml है, तो इसका मतलब ये डेंसिटी है। सर अगर ये 1 है लिखा है, इसका मतलब सुन, अगर बोले कि ये डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो ये सिर्फ 1 लिखेगा, ग्राम पर ml नहीं लिखेगा, क्योंकि ग्राम पर ml क्या होगा, कट, अरे यार सिंपल यार, अगर ये ग्राम पर ml है, ये भी ग्राम पर ml है, ये कट गया, ये कट गया, तो बचा ही क्या, तो बचा क्या, कुछ नहीं बचा। तो ये हमारा यूनिट क्वांटिटी होती है, समझ में आ रही बात है। तो ये बन गई स्पेसिफिक ग्रेविटी, सिंपल सी कहानी है दोस्त, सिंपल सी कहानी है, दिमाग में गया कुछ, ठीक है, ये गया। दूसरा, इस रिलेटिव के अंदर ये पहला टर्म हो गया। दूसरा टर्म हमारे पास होता है, अगर वॉल्यूम एक गैस दिया हो, गैस 1, ठीक है, और दूसरे गैस के रिस्पेक्ट में हमको जो है वॉल्यूम निकालना, डेंसिटी निकालना है, तो कैसे होगा, है ना, ऐसे बोल सकते हो, डेंसिटी ऑफ गैस 1 विथ रिस्पेक्ट टू गैस 2, डेंसिटी ऑफ गैस 1 विथ रिस्पेक्ट टू गैस 2। तो अगर मुझे एक गैस के रेस्पेक्ट पे दूसरे गैस का, या फिर दूसरे गैस के रेस्पेक्ट में पहले वाले गैस का क्या निकालना है, डेंसिटी निकालना है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेंसिटी ऑफ गैस 1 विथ रिस्पेक्ट टू गैस 2। सर डेंसिटी, गैसेस की डेंसिटी आपने कैसे निकाला, इस तरीके से डायरेक्ट डेंसिटी की कैसे निकाला, गैसेस की डेंसिटी कैसे निकाला, Tm/RT से। तो डेंसिटी ऑफ गैस 1 के लिए आप डेंसिटी की बात करते हो, डेंसिटी की बात करते हो तो कैसे निकलेगा सर, होगा P1m1 डिवाइड बाय RT, क्लियर। P1m1 तो भाई कांस्टेंट नहीं है, तो हमारे पास P1m1 डिवाइड बाय RT, ये हो गया P1m1 R1 RT, ठीक है। और क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ गैस 2 की बात करते हैं, ये हो जाएगा P, देखो मेरे भाई, P2m2 डिवाइड बाय R2T, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा, ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है। ये सर मैं, अगर आप इन दोनों को रेशियो निकाल दो, रेशियो, तो क्या होगा सर, P1m1 डिवाइड बाय P1m1 डिवाइड बाय R1T1 डिवाइड P2m2 डिवाइड बाय R2T2। अगर if temperature and pressure are same, if temperature and pressure are same, ठीक है, and rate constant also same, रेट कांस्टेंट तो भाई सॉरी गैस कांस्टेंट ऑल्सो क्या होगा, तो ये और इफ प्रेशर एंड टेम्परेचर सेम, अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर क्या लेते हैं किसी गैस का, वो कांस्टेंट रखते हैं, सेम रखते हैं, तो इस सिनेरियो पर क्या होगा सर, अगर ये कांस्टेंट तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, हमारे पास ये भी हो गया बराबर, ये भी जैसा हो गया, तो भाई ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, सारे के सारे निपट गया भाई, ये और ये निपट गया, तो बचेंगे हमारे पास क्या, M1 डिवाइड बाय M2। ये M1 और M2 एक्चुअल में क्या हमारे पास, M1 और M2 हमारे पास क्या, ध्यान से देख, ये M1 और M2 यहाँ पे ध्यान दे, ये M1 M2 क्या है सर, ये M1 और M2 ये क्या था, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, तो ये M1 और M2 एक्चुअल में हमारे पास क्या है, मोलर मास ऑफ M1 डिवाइड बाय M2, ये एक्चुअल में क्या है, मोलर मास ऑफ
गैस 1 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ गैस 2। ये है आपके पास, समझ में आया भाई? तो आपके पास m1 डिवाइड बाय m2 मोलर मास ऑफ गैस 1 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ गैस 2, ये होता है आपके पास डेंसिटी ऑफ गैस 1 विद रिस्पेक्ट टू गैस 2। इसका एक तीसरा पार्ट भी होता है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ध्यान से देखना, अगर आपके पास वेपर डेंसिटी निकालने के लिए दिया जाए, सर वेपर डेंसिटी कैसे निकालते हैं, वो भी एक रिलेटिव टर्म है भाई, ठीक है। वेपर डेंसिटी, तीसरा देखना, वेपर डेंसिटी, ठीक है, वेपर डेंसिटी। सर वेपर डेंसिटी कैसे निकालते हैं, ये भी एक रिलेटिव टर्म है। जैसे ये रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू निकाला गया, इसके रिस्पेक्ट पे निकाला गया, सेम चीज ये भी एक रिलेटिव टर्म है। वेपर डेंसिटी क्या होता है, वेपर डेंसिटी VT लिख दे रहा हूं, वेपर डेंसिटी इज अ रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ऑफ गैस, या फिर बोल सकते हैं डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ H2, डेंसिटी ऑफ H2 गैस, ठीक है, H2 गैस। ध्यान सुनना अच्छे से, वेपर डेंसिटी इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। वेपर डेंसिटी क्या निकालते हैं, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ H2 गैस। जब H2 गैस के रिस्पेक्ट पे हम लोग डेंसिटी निकालते हैं किसी गैस का, तो वो हमारा वेपर डेंसिटी होता है। जब 4 डिग्री सेल्सियस पानी की डेंसिटी हम लोग निकालते हैं, पानी की डेंसिटी के रेस्पेक्ट में हम लोग किसी सब्सटेंस की डेंसिटी निकालते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाता है, यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। जब H2 गैस के रेस्पेक्ट में हम डेंसिटी निकालते हैं किसी गैस का, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वेपर डेंसिटी कहलाता है। सिंपल सी कहानी है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे सर ये वाला भी गैस ऊपर, नीचे वाला गैस, तो आपने तो बोला ऊपर वाला गैस M1, नीचे वाला गैस तो भी क्या होगा M2, क्योंकि अभी आपने एक गैस और दूसरे गैस का आपने निकाला वैल्यू, तो M1 डिवाइड बाय M2। सर M1 डिवाइड बाय, सर H2 तो ये क्या हमारा H2 है, और H2 हमारा मोलर मास हो सकता है। सर H2 एक हाइड्रोजन पे मोलर मास 1, सर तो 2 पे कितने होंगे, 2। तो इसलिए हमारा वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला बनता है, वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला बनता है M1 डिवाइड बाय 2, M1 डिवाइड बाय 2, ये होता है वेपर डेंसिटी का, ठीक है। ये होता है हमारे पास वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला। आपको ध्यान में रखना, आपके दिमाग में एकदम बसा के रखना है। अभी इन सभी के न्यूमेरिकल्स, इन सभी के जो है जेईई मेंस और नीट के पीवाईक्यू हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में लेके आएंगे। फिलहाल के लिए आप जितनी थ्योरेटिकल चीजें हैं वो समझ लो, एक जगह लिख लो। पूरा एक लेक्चर होगा जहां पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, कंटिन्यूसली क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के हमारे पास ये वाला टॉपिक ध्यान रखना। वेपर डेंसिटी होती है, वेपर डेंसिटी क्या होता है मेरे भाई, ध्यान दो, बहुत बोल। वेपर डेंसिटी क्या होता है सर, एक गैस होगा, इस गैस की डेंसिटी होगी, उस गैस की डेंसिटी को हम लोग H2 मॉलिक्यूल्स, H2 के रेस्पेक्ट में, H2 गैस की डेंसिटी के रेस्पेक्ट में जब निकालते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं वेपर डेंसिटी। ये होता है M1 डिवाइड बाय 2। वापस बोल, गैस 1 और गैस 2 गैस को कैसे निकालता है सर, गैस 1 की डेंसिटी डिवाइड बाय गैस 2 की डेंसिटी हमारे पास होगा विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी, ठीक है। ये कहानी चल रही है, डेंसिटी ऑफ गैस 1 विद रिस्पेक्ट टू गैस 2 डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालते हैं सर, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है किसी भी सब्सटेंस की जो डेंसिटी होगी डिवाइड बाय द 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की जो डेंसिटी होगी उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट नहीं होती, ये हमारे एब्सोल्यूट डेंसिटी के जैसा ही होता है, बट एब्सोल्यूट डेंसिटी में यूनिट होता है और इसमें यूनिट नहीं होता है। सिंपल सी कहानी है, समझ में आ रही है मेरे भाई? बोल बोल, अरे बोल बोल बाबू बोल, समझ में आया? इतना समझ में आया? हाँ बिल्कुल आया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ ये कितने टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। इसके सिर्फ लास्ट के 2 टॉपिक्स हम करते हैं, फिर उसके बाद ये लेक्चर एंड कर देंगे। फिर नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर हम लोग सारे जितने भी यहाँ के पीवाईक्यूज बने हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन हम बना सकते हैं, ठीक है, जितने नए क्वेश्चन हो सकते हैं हम सारे वो ट्राई करेंगे। चाहे वो क्वेश्चन जो है एरोमसी सर की बुक से हो, चाहे वो क्वेश्चन जो है मॉड्यूल से हो, चाहे वो एनसीईआरटी क्वेश्चन हो, चाहे वो जेईई मेंस या फिर नीट के पीवाईक्यू हो, हम ट्राई करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन आपसे डिस्कस करें। वो नेक्स्ट लेक्चर पे होगा। फिलहाल के लिए अभी वाले जो 2 टॉपिक बाकी हम खत्म कर लेते हैं। 2 टॉपिक्स कौन से डिस्कस करेंगे, उसके बाद वीडियो लेक्चर एंड हो जाएगा भाई। ध्यान सुनना है, कौन सा होगा? पहला होगा एवरेज एटॉमिक मास, हमारे पास होगा एवरेज एटॉमिक मास। दूसरा एवरेज मॉलिक्यूलर मास, एवरेज एटॉमिक मास, और दूसरा हमारे पास क्या होगा, एवरेज मॉलिक्यूलर मास।
सिंपल सा कहानी है, सिंपल सा कहानी है, ठीक है। एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं और एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, ये आपने पहले भी देखा होगा, पहले भी पढ़ा होगा। सिंपल सी कहानी है सर। अगर एवरेज एटॉमिक मास का एवरेज निकालना सर, एवरेज जैसे कि आपके पास कार्बन क्लोरीन के 17 और एक आपके पास क्लोरीन 17 रखा, पर एक वाले के 35 मास है और एक दूसरे के 37 मास है सर। तो आप हम जब लिखते हैं ना, जब हम लोग लिखते हैं तो हमने ये भी देखा हुआ है Cl 17 बट 35.5, ये 35.5 जो होता है यही आपका एवरेज एटॉमिक मास होता है, ठीक है। तो हम ये सीख रहे हैं कि भाई ये निकलता कैसे, क्वेश्चन बने हैं भाई, जेईई मेंस के अंदर क्वेश्चन बना हुआ है, नीट में भी वन क्वेश्चन लिखा है, ध्यान रखना ये मास कैसे निकलता है, हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब सुनना कैसे कैसे, ठीक, कैसे। पहली बात तो समझना, जब नेचर में बहुत सारे एलिमेंट के आइसोटॉप्स प्रेजेंट होते हैं तो हमको उसके एवरेज निकालना जरूरी होता है। अगर एक ही सब्सटेंस एक जैसे लोग मिलेंगे, ध्यान सुना, एक जैसे लोग मिलेंगे तो उसके एवरेज निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर क्लास में बैठे हो, क्लास में सब लोग के रैंडम नंबर, किसी के 50 नंबर, किसी के 40 नंबर, किसी के 45 नंबर, अगर ऐसे तो उनका आप एवरेज निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। सेम यहाँ पे भी हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, आइसोटॉप्स के एवरेज निकालेंगे, ठीक है। तो एवरेज निकालने का बड़ा सुंदर सा तरीका होता है कि सर नेचर में कितना प्रेजेंट है, नेचर में कितना प्रेजेंट है और एटॉमिक मास कितना है, नेचर में कितना प्रेजेंट है और एटॉमिक मास कितना है, ये हमारा क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास कहलाता है। तो क्या होगा, आइसोटॉप्स मास ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप्स इनटू अबंडेंस, परसेंटेज ऑफ अबंडेंस प्लस मास ऑफ सेकंड आइसोटॉप एंड परसेंटेज ऑफ अबंडेंस डिवाइड बाय 100। ये हमारे पास क्या होता है, परसेंटेज, ये हमारा एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है। इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्वेश्चन इससे बनते हैं मेरे भाई, ध्यान रखना इसको, ठीक है। अगर मान लो चलो आपके पास ये रखा है, ध्यान सुनो, आपके पास ये क्वेश्चन रखा है, इससे आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे सर। अब आपके पास पहले आइसोटॉप का एटॉमिक मास 35, इसका नेचर में अबंडेंस 75% है, इसके नेचर में अबंडेंस 25% है, मतलब नेचर में 75% प्रेजेंट ये वाला है, 25% ये वाला प्रेजेंट है, ठीक है। तो 35 इंटू अबंडेंस कितना, 75 प्लस क्या हो जाएगा 37 इंटू 25 डिवाइड बाय 100। जब इतने को सॉल्व करोगे तो 35.5 ये आपका आंसर आएगा, ये आपका आंसर आएगा। तो ये निकला है आपका एवरेज एटॉमिक मास, ये निकला है एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। अगर आप बात करते हैं एवरेज मॉलिक्यूलर मास की, एवरेज मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं तो बड़ा आसान सी चीजें हैं। एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या होगा सर, मॉलिक्यूल्स के एवरेज निकालना है आपको। एवरेज मॉलिक्यूलर मास इट मींस हमको मॉलिक्यूल्स का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। एवरेज मोलर मास भी बोल सकते हो। अच्छा, मोलर मास का एवरेज, ध्यान सुन, मोलर मास का एवरेज, ओके, मोलर मास का एवरेज आपने ये चीज पढ़ा है, मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, पढ़ा हुआ है, सच बोल, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, ये चीज पढ़ा हुआ है। अगर मैं पूछूं कि आपको गिवन मास निकालना है तो आप क्या निकालोगे, गिवन मास निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है, मॉलिक्यूल्स का गिवन मास, मतलब मॉलिक्यूलर मास निकालना है, मोलर मास अलग चीज होगी, मॉलिक्यूलर मास अलग चीज होगी। गिवन मास निकालना है तो कैसे निकालोगे, सर गिवन मास निकालना है तो मोल्स इनटू मोलैरिटी, मोल्स इनटू मोलर मास, ये हो जाएगा सर। इसी को सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करता हूं, मोल्स को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो n इनटू गिवन मास डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, मोलर मास। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, n m, यही होगा, n और m यही होगा। तो बेसिकली हमारे पास अगर एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो सिंपल सी कहानी है, मान लो चलो ये A है, ये B है और ये C है, तीन मॉलिक्यूल से इनका एवरेज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा सर, इनके मॉलिक्यूलर मास n1 है तो हो जाएगा n1 m1 प्लस n2 m2 प्लस n3 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। कितने मोल्स है सर, n1 प्लस n2 प्लस n3, ये एंड सो ऑन ऐसे चलता रहेगा। तो ये निकालने का तरीका होता है एवरेज मॉलिक्यूलर मास, ये निकालने का तरीका होता है आपके पास एवरेज मॉलिक्यूलर मास।
तो मेरे भाई ध्यान सुनना, ठीक है, ध्यान सुनना। हमने क्या क्या पढ़ा है आज? हमने पढ़ा कि वेपर डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने ये पढ़ा कि हमारे पास जो है एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, सारे फॉर्मूलाज हमने डिराइव किए, क्या चीजें होती है। और सच बताऊं तो ये आपके मेंस नीट के अंदर जो है इसके क्वेश्चन बहुत कम पूछेंगे, पर पूछा गया है। इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिखेंगे, इसके क्वेश्चन बहुत कम दिखेंगे अपने को, ठीक है। इसके थोड़े क्वेश्चन दिखे गए हैं, इसके क्वेश्चन कम नहीं है, ठीक है। वेपर डेंसिटी के भी क्वेश्चन दिखे गए, हम करेंगे नेक्स्ट क्लास। आपके पूरे जितने भी आपने टॉपिक्स पढ़ा हुआ है उन सारे टॉपिक्स के हम पीवाईक्यूज करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास भाई सब आप लोग अच्छे से अपने जो है नोट्स अच्छे से तैयार करना, अच्छे से पढ़ के आना, सारे नोट्स रिवाइज करके आना, सारे फॉर्मूलाज को एक जगह लिखना, ठीक है। सब कुछ पढ़ के आना, फिर जाके आपको नोट्स समझ में आए, फिर आपको जो है पीवाईक्यू समझ में आएगा कि हम क्या करने वाले हैं, कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चन आपको समझना है, पढ़ना है, कितनी प्रैक्टिस लगाना है, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर के साथ, नए पीवाईक्यूज के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।